चलिए, आज शुरू करने जा रहे हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन, सिर्फ़ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मीट क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 है मानव परिसंचरण तंत्र। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे, वो सारा रक्त से संबंधित होंगे। संचरण तंत्र है, मतलब इसमें रक्त से संबंधित बातें होगी, धमनी की बातें होगी, मतलब नस की बातें होगी, ठीक है? तो ये सब बातें होगी इसमें। और बात करूँ तो इससे शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, किसी भी क्षेत्र के एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप अवश्य एनसीईआरटी पढ़ के जाएँ। आपको 99% मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। और सबसे बड़ी बात, मेरा स्लोगन हमेशा याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। क्योंकि आप चल सकते हैं मेरे बिना, मैं आपके बिना नहीं चल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो वो करने वाले ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे थे। अब विलियम हार्वे हैं तो चलिए इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं और थोड़ा फास्ट चलते हैं। कल वीडियो नहीं आने का कारण यह है कि मैं थोड़ा सा व्यस्त था। चलिए, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? तो मानव शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, है ना? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, मतलब BCS की खोज की थी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो कैसी भी तरह से, ठीक है? अगर बात करूं मैं, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी जिसे बोलते हैं हम, लाल रक्त कणिका मतलब रेड ब्लड, है ना, लाल रक्त कोशिका की खोज की थी। कौन किए थे? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किए थे। तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की? तो आरबीसी की खोज की। आरबीसी का क्या नाम है? लाल रक्त कोशिका को ही कहा जाता है। और अगर बात करेंगे एंड्रल, ग्रेवियल एंड्रल व विलियम एडिशन ने श्वेत कोशिका की खोज की थी, मतलब श्वेत रक्त कोशिका की खोज की थी, मतलब WBC की खोज की थी। तो कौन के थे भाई WBC का खोज? तो एंड्रल और एडिशन ने मिलकर की थी। WBC को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। आरबीसी का खोज किसने किया? तो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किए थे। अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का कौन खोज किया, तो विलियम हार्वे का नाम आता है, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ये बात हो गई तो आगे भी चलते हैं। कॉलर, इसे कॉलर बोला जाता है, कॉलर बोलिए या कॉलर बोलिए। लैंड स्टीनर, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर ने मनुष्यों में विभिन्न रक्त समूह की खोज की थी। तो डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि रक्त समूह को ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो हम बताएंगे कॉलर लैंड स्टीनर बताएंगे। याद हुआ है कि नहीं? आप भूलिएगा नहीं, सिर्फ सुनिए, नलिन अकाडमी आपको याद दिलवाएगा। क्योंकि बीपीएससी मुझे करेक्ट करवाना है तो बच्चों की तरह ही पढ़ना होगा, तभी बच्चों की तरह बच्चे के लिए टीचर बन पाइएगा। ये मैं वादा कर सकता हूँ। बस बच्चा बन के पढ़िए और याद रखिएगा मेरा स्लोगन। और एक और स्लोगन है कि इच्छा को पाने की कोशिश मत कीजिए, इच्छा को जीना सीख जाइए। आप अपने आप आगे बढ़ना सीख जाइएगा, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। बस इच्छा को जिए। और जीने का तरीका कई रूप में होता है, जो कि बाद में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिनको स्पेशली थोड़ा सा जो नेगेटिव है, जिनको आसपास नेगेटिव है उससे निकलना है और पॉजिटिव बनना है, तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टा टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। हम उसका सलूशन मेरे पास है, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव मैं कर दूंगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन है। तो मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में असत्य कथन बताना है, तो असत्य मतलब 3 तो सही होंगे, 1 ही तो गलत होंगे। तो यहाँ पे ए जो है वही गलत है। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण विकसित एवं खुला परिसंचरण तंत्र है। ये तो गलत बात है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं है भाई, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, यह रुधिर परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड वाला, रुधिर मतलब ब्लड मतलब रक्त को कहते हैं, और तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है, मतलब रुधिर में
और लचिका दोनों में विभाजित है, ये सही है। ठीक है, आप सोचते हैं कि नहीं खाली रुधिर ब्लड में ही नहीं विभाजित है, लचिका में भी विभाजित है। मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनीय तंत्र भी कहा जाता है। एकदम हृदय का तो समझिए कि ब्लड से ही हो रहा है, जीवित हैं हम लोग। अगर वो नहीं जाएगा तो समझिए बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो चलिए समझिए कि समय सीमा समाप्त हो जाती है। यह पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है। तो पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व हार्मोन्स का परिवहन करता है। कौन करता है? तो ये करता है हमारा परिसंचरण तंत्र। बात खत्म। रक्त है तभी तो जीवित है, ये भी सही बात है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल लें हम लोग, जानकारी लें, तो देखिए यहाँ पे सही से अच्छे से, तो देखिए कथन ए असत्य है तो इसलिए गलत हो गया। मानव परिसंचरण तंत्र एक पूर्ण विकसित तथा बंद परिसंचरण तंत्र है। देखिए पूर्ण विकसित मान लीजिए, चलिए पूर्ण विकसित मान लिए, लेकिन आप ऊपर क्या पढ़े थे? खुला परिसंचरण तंत्र नहीं है, ये खुला परिसंचरण तंत्र नहीं है, ये बंद परिसंचरण तंत्र है। और किसके लिए ये शब्द यूज हो रहा है? मानव के लिए। तो मानव परिसंचरण तंत्र में पूर्ण विकसित एवं बंद परिसंचरण तंत्र है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए दोनों सही है, मतलब पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र अगर होता तो वहां पे मानव नहीं होना चाहिए, तो वहां पे कीड़े मकोड़े का बात होना चाहिए था, तिलचट्टा का बात होना चाहिए था, मकड़ी की बात होनी चाहिए थी और झींगा की बात होनी चाहिए थी, तब खुला परिसंचरण तंत्र और पूर्ण विकसित होता। लेकिन वहां पे मानव दिया हुआ था, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र दिया हुआ है, इसीलिए वहां पे पूर्ण विकसित ना होके, मतलब पूर्ण विकसित होता लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र ना होके वहां पे बंद परिसंचरण तंत्र होता तो सत्य होता, इसलिए वो असत्य हो गया। और इसी जगह पे अगर मान लीजिए झींगा दे देता, तिलचट्टा दे देता, सवाल सुन लीजिए, अगर सवाल दे देता कि मकड़ी परिसंचरण तंत्र क्या है, तो पूर्ण विकसित है और खुला बंद परिसंचरण तंत्र है, तो आप वहां पे करते गलत। क्यों? क्योंकि बंद परिसंचरण तंत्र मानव परिसंचरण तंत्र है, खुला परिसंचरण तंत्र हमारा तिलचट्टा और मकड़ी, झींगा ये सब है। समझ गए? कोई गलती तो नहीं होगी, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि मानव शरीर में रुधिर बंद नलिकाएं में प्रवाहित होती है, तो रुधिर तो हमारा है अंदर बह रहा है ना जी, बंद और है ना, मतलब बंद मतलब नस के माध्यम से जा रहा है ना जी, तो वही हुआ नालिकाओं के माध्यम से जा, लेकिन इसका नहीं, तिलचट्टा झींगा को नहीं मारिए, पचक जाएगा, खत्म बात, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए? तो खुला परिसंचरण तंत्र है, तो ये हमारा तिलचट्टा आएगा, अगर बंद आ जाए तो मानव शरीर को टिक लगा के चलेगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़केगा। और क्या धड़केगा 1 मिनट में? मतलब 60 सेकंड में, है ना? यही तो। चलिए बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति स्वस्थ हुए तो स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, 72 बार धक 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 करता है। हृदय एक क्या है? पेशीय और शंक्वाकार संरचना है। तो हृदय हमारा कैसा है? मतलब हार्ट जो है, जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारा हार्ट है, प्रेम है, मेरा दिल है, जिसे बोलते हैं, वो हमारा पेशीय और शंक्वाकार संरचना है। चलिए, जो अब सुनिए, शंक्वाकार संरचना है जो परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र का क्या है? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो क्या है? केंद्रीय पंपिंग अंग है। यही पंपिंग होता है तभी तो हमारा जीवन चलता है। अगर हृदय बंद, हार्ट बंद हुआ, मतलब जीवन अंत हुआ। इसलिए कहा जाता है, इसलिए उसको दिल से जोड़ दिया गया है। दिल से क्यों जोड़ दिया गया है? अगर आप किसी से अति प्रेम करें और वो आपसे दूर जाता है तो तब उस समय क्या होता है? हृदय जैसे बंद होने की संभावना होती है। वो उन लोगों के लिए जो कि प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम वो नहीं होता, प्रेम जीने का नाम है। यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। एक संकुचन तथा एक अनुशीथिलन को संयुक्त रूप से एक धड़कन कहा जाता है। एक धड़कन कहते हैं, इसलिए धड़कन नहीं कहते, धड़क रहा है, धक 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 धड़कन है मेरा, तुम ही मेरी धड़कन, इस तरह का सॉन्ग सुने होंगे। हृदय जो है दो धड़कनों के बीच के समय में आराम करता है। तो वहाँ पे जब दर्द थोड़ा होता है या मीठा मीठा अच्छा लगता है, जिन्हें प्रेम होता होगा, तो उनके लिए बता रहा हूँ,
तब वहाँ दिमाग एक्शन लेता है और थोड़ा-सा प्रेशर हार्ट पे पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि दिल धड़क रहा है। चलिए ये सब जोकिंग था। ये लेकिन अध्यात्म की बात है। वो दिल जो शब्द है वो समझिए अध्यात्म से जोड़ दिया। प्रेम शब्द जो है किसी से भी एक्साइटमेंट हो या कुछ हो, देखते हैं इसीलिए तो हार्ट अटैक होता है। कभी होता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो बहुत सारा वो अध्यात्म की बात है। अगर उसमें नेगेटिविटी हो दूर करने के लिए ये सब बातें की जाती है, तो वो अलग मैं बताता हूँ। इसमें बताऊँगा तो सब्जेक्ट का कोर्स पूरा नहीं होगा। ज्ञान बहुत अलग है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। संकुचन अगर मान लीजिए ना दे, उस जगह पे दे दे, चाहे दोनों देता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे, तो इसी स्टोल बोला जाता है। शिथिलन अगर आ जाए तो उसके ऊपर मान लीजिए तो डाई कर दीजिए, है ना? तो इसे डाई स्टोल बोल दीजिए। तो सी स्टोल, डाई स्टोल। हृदय क्या क्या है? एक चक्र का रूप है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की समान मात्रा होती है। तो रक्त की अगर समान मात्रा पूछे तो कितना लीटर होगा भाई? तो हम बोलेंगे 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर की बात बोल दिए तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक मिनट, गले थोड़े बढ़ गए। हाँ, अब इसका डिटेल थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य मतलब स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ आदमी के शरीर में रक्त की समान मात्रा अगर पूछे, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड मतलब खून, खून का अगर समान मात्रा पूछे तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर अगर है तो शरीर में समझिए आप स्वस्थ हैं। जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है, आपके शरीर के हिसाब से 7 से 8% अगर है, तो आप समझिए बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप अच्छे से योगा, अच्छे से ध्यान करते हैं। ऐसे ही याद रखिए, इसलिए ब्लड को संतुलन बना कर रखिए खून का। रक्त एक गाढ़ा, चिपचिपा एवं लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड तो सब देखे होंगे, ब्लड तो जानते ही होंगे। तो ये हमारा गाढ़ा, चिपचिपा लाल रंग का होता है। ब्लड लाल, ऐसे याद रखिए। इसका अगर पीएच मान पूछते किसका? ब्लड का, तो हम बताते हैं भाई 7.4 है। अब 7.4 पीएच मान मतलब क्षारीय, 7 से अधिक है ना जी। तो 7.4 मतलब 7 से अधिक है, तो क्षारीय में चला गया ना। अगर यही 7 रहता तो पीएच मान हो जाता उदासीन, लेकिन हम 7 से कम रहता तो हो जाता ये अम्लीय, खट्टा, है ना? तो ये हमारा खून कैसा है? क्षारीय है, अम्लीय नहीं है ना? चलिए, कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। किसकी बात करेंगे? 5वां प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है कि मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो हम बताएंगे प्लाज्मा की मात्रा होती है। किसकी होती है? प्लाज्मा की होती है। तो प्लाज्मा की होती है, चलिए प्लाज्मा की होती है। अब सुनिए, मानव रक्त में लगभग 55%, कितना? 55% भाग जो है प्लाज्मा तथा 45%, कितनी प्रतिशत? 45% भाग जो है रक्त कणिकाओं का होता है। कितना होता है? 45% कितना होता है? रक्त कणिकाओं का होता है। प्लाज्मा जो होता है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तो आपसे ये पूछेगा कि मानव रक्त में लगभग कितना प्रतिशत मतलब भाग प्लाज्मा होता है? 55%। 45% भाग क्या होता है? रक्त कणिका होती है। किसमें? मानव शरीर में। तो मानव शरीर में 55% प्लाज्मा, 45% रक्त कणिका होती है, मतलब 100% हो गए। प्लाज्मा कैसा रंग का होता है? जैसे रक्त हमारा लाल रंग का होता है तो प्लाज्मा हमारा पीले रंग का होता है। एक तरल पदार्थ है, मतलब द्रव अवस्था में रहता है। चलिए ये भी बात मान लिए। जिसमें अगर बात करें 90% प्लाज्मा की अगर बात हो रही है, प्लाज्मा का जो पीला रंग हम जानते हैं, प्लाज्मा की बात हो रही है ना? तो 90% जल होता है और 10% कार्बनिक होता है। और 10% कार्बनिक बोलिए या अकार्बनिक, दोनों पदार्थ होते हैं 10% में ही। जल कितने प्रतिशत होते हैं? 90%। अब देखिए, रक्त कणिकाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए, जो कि हम 45% भाग बोल रहे हैं, जिसमें रक्त कणिका की बात हो रही है, ये भी अपनी जगह पे 100% है, लेकिन इसमें बांटा हुआ है। तो रक्त कणिकाओं के अंतर्गत जो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो हम बोलते हैं, जब डेंगू उंगू करता है तो बोलते हैं प्लेटलेट्स घटना नहीं चाहिए भाई, प्लेटलेट्स को एकदम संतुलित बनाइए, बढ़िया कीजिए, नहीं तो असर करता है।
लाल रक्त कणिका आरबीसी जिसे बोलते हैं, आरबीसी जिसे बोलते हैं रक्त, लाल रक्त कणिका को ही आरबीसी बोलते हैं। और श्वेत रक्त कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, किसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, है ना। तो याद रखना है, तो शामिल होते हैं। तो 45% में क्या क्या शामिल होता है रक्त कणिका में, तो प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये तीनों जो है सम्मिलित होते हैं। तो 100% में 3 मिले होते हैं अलग अलग, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। क्लियर हो गए। छठे प्रश्न की बात करेंगे तो चलिए यहाँ से बढ़िया से करते हैं। यहाँ पे बढ़िया दे रहा है, तो हम पेज को अच्छे से बनाने के लिए 3-4 पिक को दोहरा दिया मैंने, तो आप पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें ध्यान से देखिएगा। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, बताएंगे। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं होमोग्लोबिन के बराबर, हीमोग्लोबिन बोला जाता है, हम लोग अपने भाषा में होमोग्लोबिन बोल देते हैं। तो क्या दिक्कत है, शब्द से ज्यादा हमें आंसर पे ध्यान देना है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका को बोला जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है जगह। अब जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जैसे हम होमोग्लोबिन बोलते हैं, शब्द पे है, खेल का है, क्षेत्रीय क्षेत्र का जो भाषा होता है ना उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन में हीम जो शब्द देख रहे हैं, नामक क्या है, पदार्थ से निर्मित होता है। तो हीम नामक पदार्थ से निर्मित होता है हीमोग्लोबिन, जो रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयुक्त होकर मतलब जुड़कर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। समझ गए, तो ऑक्सीजन अगर है तभी तो रक्त बनेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, संयुक्त होगा तभी तो, ये समझ गए। तो क्या रंग बदलेगा, लाल रंग प्रदान करेगा। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य अगर पूछे तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो प्रमुख अगर बात किया जाए, हीमोग्लोबिन का अगर प्रमुख कार्य पूछा जाए तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या करना है, परिवहन करना है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है, मतलब लाल रक्त कणिका जो है कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, पादप, इन्हें जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो हम बता सकते हैं कि लाल रक्त कणिका जो कोशिका होती है, ये तो हम जान गए, और हीमोग्लोबिन से बात हो रही है तो हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। समझ गए, तो इन्हें क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन देखिए, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ ऐसे याद रखिए, तोड़ दीजिएगा इसे, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो आंसर हमको दिख रहा है यही तो आंसर होगा। तो सिर्फ गमोमैनोमीटर बोल दीजिएगा। तो रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो सिर्फ, ठीक है, सिर्फ गमोमैनोमीटर बता देंगे, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, ये तो आसान है, बहुत बार पढ़े होंगे इसलिए स्पीड चलेंगे थोड़ा। तो रक्तदाब जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, मापने के लिए सिर्फ गमोमैनोमीटर बोलते हैं। तोड़ दीजिए, सिर्फ अलग कर दीजिए, गमो अलग कर दीजिए, मैनोमीटर अलग कर दीजिए, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का समान रक्तदाब अगर पूछे, मनुष्य का समान रक्तदाब अगर पूछे तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष क्या होता है, ब्लड प्रेशर का 120/80 होता है। और किसमें, mmHg में नापा जाता है ना, होता है। अब mmHg का मतलब क्या होता है, तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर पारे, mmHg मतलब होता है पारा, मरकरी, है ना, ऐसे बोल दीजिएगा, मर्क्यूरी बोल दीजिए। तो मिलीमीटर पारे से है, mmH अगर पूछे तो आप बताइएगा 120/80 मिलीमीटर पारे को दर्शाता है। 8वां प्रश्न है कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बताइए। तो किस रक्त समूह के व्यक्ति जो हैं सार्वभौमिक
प्राप्तकर्ता होते हैं तो वो होते हैं ए बी रक्त समूह। क्या होते हैं? ए बी रक्त समूह होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं भाई, जिनका सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मतलब समझे, प्राप्त करने वाला मतलब सिर्फ लेने वाला, देने का काम नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। वो मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। उस सबका अपना अपना सीमा बांधा हुआ है। ये भी बेचारा ले ही सकता, दे ही नहीं सकता किसी को, तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही है। ए बी मतलब होता है ब्लड ग्रुप, तो सर्वग्राही है, वो ग्रहण कर सकता है, सिर्फ ले सकता है, मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएशन। मतलब हम कहने का मतलब है कि सर्वग्राही है, सर्व प्राप्त करता है, सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ग्रहण करेंगे, ब्लड को सिर्फ ले लेंगे। तथा रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता है, बेचारा सर्वदाता है। ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है ना, वो सर्वदाते हैं, सबको ब्लड दे सकते हैं, समझ गए? लेकिन ए बी वाला सिर्फ ले सकता है, दे नहीं सकता किसी को। और ओ का उल्टा है, बेचारा दे सकता है, समझिए, सबको दे सकता है। सोचिए कितना अच्छा है वो वाला। अब देखिए, कॉलर हम लोग याद किए हैं ना, तो कॉलर लैंड स्टीनर। तो कॉलर लैंड स्टीनर जो हैं, ये क्या किए थे? रक्त समूह का खोज किए थे, ब्लड ग्रुप का समूह का खोज किए थे। कब किए थे? 1900 ईस्वी में किए थे। कब किए? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूहों की खोज कौन किए थे? लैंड स्टीनर किए थे, समझ गए? 4 रक्त समूहों की खोज किए थे, जिसमें से ए का खोज किए, बी का खोज किए, ए बी का खोज किए और ओ का खोज किए। तो 4 ग्रुप का खोज किए थे ना। बात करते हैं 9वां प्रश्न क्या है, सुनिए। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, तो हम बताएंगे बी, शरीर की प्रतिरक्षा। क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रतिरक्षा की बात हो रही है। चलिए, ये भी बात सत्य है। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब WBC, ल्यूकोसाइट याद रखना है। जैसे एंथ्रोसाइट किसे बोले? RBC को बोला गया, है ना? उसी तरह चलिए आगे चलते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे WBC बोलते हैं, उसे ल्यूकोसाइट शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो इसलिए ल्यूकोसाइट भी इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये शरीर में उपस्थित जीवाणु, विषाणु तथा कवकों का भक्षण करती है। तो WBC क्या करती है बताए? बैक्टीरिया को मार देती है, वायरस को मार देती है और कवक का भी विनाश, फंगी का भी विनाश कर देता है, भक्षण कर देता है। इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, तो इम्यूनी सिस्टम बोलते हैं प्रतिरक्षा को। आगे बात करते हैं। शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त WBC का उत्पादन बढ़ जाता है। अगर शरीर में अगर अल्प विकसित हो रहा है या क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो WBC जिसे श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं का उत्पादन जो है बढ़ जाता है। तो यह स्थित ल्यूकोमिया, क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया मतलब रक्त कैंसर कहलाता है। अगर रुक गया तो समझिए रक्त कैंसर का प्रभाव शुरू हो गया, तो ल्यूकेमिया का प्रभाव शुरू हो गया। RBC, प्लेटलेट्स तथा अधिकांश WBC, ठीक है, RBC प्लेटलेट्स से जुड़ा हुआ है। RBC अगर प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो दिक्कत है। अधिकांश WBC का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। तो RBC, प्लेटलेट्स तथा अधिकांश WBC का निर्माण अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा बोन मैरो में होता है। तो समझते हैं। 10वां प्रश्न है कि हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां है। तो वाहिनियां जो है वो हमारा धमनी है। धमनी ही तो ऐसा काम करता है। तो देखिए, फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त होगा, इसमें O2 होगा। तो शुद्ध रक्त जो है हृदय से धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो धमनियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो विभिन्न अंगों से प्राप्त अशुद्ध रक्त जिसे हम CO2 बोलते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त अगर बात करें तो शिराओं,
के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त अगर पहुंचाने की बात होगी तो शिराओं को याद रखेंगे, अशुद्ध रक्त की बात होगी तो धमनी को याद रखेंगे। हमारा शुद्ध रक्त मतलब O2 का इसमें सम्मिलित है, मतलब ऑक्सीजन का सम्मिलित है, तो मतलब हमारा धमनी के माध्यम से हृदय पर पहुंचेगा। अशुद्ध पूछ दे तो बताएंगे शिराओं द्वारा अशुद्ध पहुंचता है रक्त भाई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो हमारा शुद्ध है, ऐसे याद रखिएगा। समझ गए? तो शिराओं के तक पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी, पल्मो बोला जाता है। पल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो पल्मोनरी महाधमनी जो है एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। पल्मोनरी की अगर बात करें वही है पल्मोनरी, तो इसे आप शीरा बोल दीजिए। तो पल्मोनरी शीरा एकमात्र शीरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ऐसी धमनी है जो शुद्ध रक्त को चलाएगा। और वही अगर मान लीजिए शीरा आ गया, शीरा दे दीजिए, या पल्मोनरी की बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब इसका काम क्या है? शुद्ध रक्त का परिवहन करना, अशुद्ध रक्त का भी परिवहन करना, मतलब एक निकालने का काम करता है परिवहन के माध्यम से, मतलब सुरक्षित रखने का काम करता है, एक जो है आपको नेगेटिव बनाने का काम करता है। तो यही है। तो पल्मोनरी धमनी लगा दें तो आप समझिएगा अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा। अगर मान लीजिए पल्मोनरी शीरा लिख दे तो आप समझिए शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। बस यही ध्यान रखना होगा शीरा और धमनी का। इसी तरह देगा भी, ठीक है। 11वां प्रश्न की बात करें, प्रतिजन वह पदार्थ है, प्रतिजन एंटीजन बोलते हैं जिसे, प्रतिजन मतलब एंटीजन, है ना। तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या है? प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? निर्माण करने में मदद करता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो प्रतिजन एंटीजन, प्रतिजन वे पदार्थ हैं, प्रतिजन जो है वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण में या निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। निर्माण के लिए कहिए या निर्माण में बोलिए, उत्प्रेरित करता है। प्रतिजन समानता जो है मतलब एंटीजन जो समानता है प्रोटीन होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, उसी तरह प्रतिजन एंटीजन भी प्रोटीन होता है। परंतु ये जो है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट अथवा न्यूक्लियक अम्ल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एंटीजन जो है प्रोटीन ही हो, वो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं या न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। कौन? एंटीजन। प्रतिरक्षों को अगर बात करें मतलब एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन क्यों कहते हैं? इम्यूनिटी देता है, इसलिए सुरक्षित रखता है हमारी बॉडी को। एंटीबॉडीज है वो काटता है, एंटीज को मार कर बनता है बॉडीज, समझ गए? उसीलिए ये जो है वाई, किस तरह का? वाई आकार के प्रोटीन अणु होते हैं। कौन? इम्यूनोग्लोबिन किस आकार का होता है? वाई आकार का होता है, समझ गए? अब क्या है? प्रोटीन ये भी है। अगर बात करें कि अणु होते हैं जो कि प्रतिजनों से जो है शरीर की रक्षा करते हैं, किससे? एंटीजन से हमारी रक्षा करते हैं एंटीबॉडी, समझ गए? चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है हीमोग्लोबिन के बारे में? तो ए क्या है? सही है, तो एकदम सही है। तो गलत तो होगा ना, क्योंकि असत्य कथन बोल रहा है, मतलब सही नहीं बोल रहा है। लाल रंग का होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, जिसे एंथ्रोसाइट बोलते हैं, है कि नहीं? आरबीसी तो हीमोग्लोबिन से संबंध है, तो आपका लाल रंग का होगा ही। ब्लड लाल है तो हीमोग्लोबिन भी लाल है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब O2 का वाहक होता है, एकदम होता है। चलिए O का वाहक होता है। यह कुछ जो है कुछ अम्लीय होते हैं, नहीं, यही गलत है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है उसका पीएच मान 7.4 होता है, तो मतलब ये क्षारीय ना होता है जी, अम्लीय कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो गया। हाँ, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, एकदम ये भी बात सत्य है। CO2 को पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सुन लीजिए, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ये बहुत बार पढ़ चुका हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? प्राकृतिक में कुछ क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, एकदम सही होता है। 7.4 होता है ब्लड, तो हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड है, आरबीसी है, बात खत्म। तो पीएच मान अगर देखें तो 7.1 कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 7.4 देता है। तो याद रखना है 7.1 से 7.4 तक के बीच का माना जाता है, याद रखना है, इसलिए क्षारीय होगा। और
अन्य 3 विकल्प जो दिया गया था आपको सही था, ये हम जानते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, जिसे अस्थायी यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर बोलें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अगर इनको बोलेंगे तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन है, जिसे कम ऑक्सी वाले भाग में है, कम ऑक्सी वाले भाग में ये पाया जाता है। 13वां प्रश्न क्या है भाई कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय होते जाता है तो वो होता है केचुआ में होते चल जाता है, विलय होता है मतलब लापता होते चल जाता है, ऐसे बोलिएगा। ठीक है, तो ठीक है, केचुआ जिसे हम अर्थबॉर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थबॉर्न बोला जाता है, केचुआ को बोला जाता है। केचुआ देखे होंगे आप, अर्थबॉर्न। केचुआ एक क्या है? एनीलिड संघ है, क्या है? ग्रुप है, एनीलिड ग्रुप है। ग्रुप का क्या है? ये जंतु है, कौन? हमारा अर्थबॉर्न केचुआ। इसमें केचुआ में परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। देखिए इसमें खुला प्रकार का नहीं होता परिवहन तंत्र, 2 प्रकार का आप पढ़े होंगे। एक बंद परिवहन तंत्र पढ़े थे जो कि हमारे मानव शरीर से भी संबंधित है, ये एक खुला परिवहन तंत्र पढ़े थे। आपको यहाँ पे बंद है तो बंद में आ जाता है, मतलब मानव परिवहन तंत्र के रूप में आ जाता है ये भी। सुनिए, जिसके फलस्वरूप रुधिर केवल धमनियों और शिराओं में बहता है, ऐसे होता है। इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं बंद है तो रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसमें ब्लड कणिकाएं जो है नहीं पाई जाती है। किसमें? केचुआ में। बस इतना भी ध्यान रखना है, रुधिर कणिका नहीं पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रुधिर कणिका नहीं पाई जाती है। खुला होगा परिसंचरण तंत्र लेकिन रुधिर नहीं, मतलब ब्लड जो कणिकाएं होती है वो नहीं पाई जाती है। किसमें? केचुआ में ब्लड होता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा प्लाज्मा में घुला होता है, घुल जाता है, ये कहिए घुला रहता है, ये कह सकते हैं। केचुआ के रुधिर अणु जो रंगहीन होते हैं, मतलब केचुआ में जो है रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है रंगहीन होता है, फिर केंद्र युक्त होता है। प्रश्न है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो WBC बनेगा तो RBC का विनाश होगा, तो पीलिया में होगा। पीलिया में RBC का क्या होता है? डेड हो जाता है, और इसमें क्या होता है? WBC बनता है। ये दोनों में ध्यान रखना होगा। किसमें? पीलिया में। अब बात करते हैं, सुनिए, रुधिर के मुख्यतः कितने होते हैं? 2 अवयव होते हैं, अवयव होते हैं। पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में हम जानते हैं 55% होते हैं प्लाज्मा में, और रुधिर में 45% होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़े थे परिसंचरण तंत्र, उसमें बताया गया था, इसलिए बता दिया मैंने कि याद रहेगा। अब रुधिराणु मुख्यतः क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मतलब रुधिराणु मतलब ब्लड जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें लाल रुधिराणु जिसे RBC बोलते हैं, दूसरा श्वेत रुधिराणु जिसे WBC बोलते हैं, और तीसरा होता है रुधिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं, रुधिर भी हटा दिए, प्लेटलेट्स लिख दीजिए, और चौथा होता है कोशिकाएं, मतलब शेल होता है, तो सिपिंडल बोलते हैं, सिपिंडल बोलते हैं, तो ये कोशिका होती है। अगर बात करें इनमें लाल रक्त कोशिकाएं जिसे RBC बोलते हैं का जीवन काल अगर बोले तो 120 दिन बताइएगा। क्या बताइएगा? 120 दिन बताइएगा। तो RBC का जीवन काल कितना होता है? तो हम बताएंगे 120 दिन होता है। ठीक है, जिसे हम लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं। इसके बाद पीलिया में उनका क्या होता है? विनाश होता है। किसका? RBC का। RBC का विनाश कहाँ होता है? तो ये पीलिया में होता है, इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये बात सत्य है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ेंगे कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताइए, तो बताइएगा ज़रूर। मैंने सिर्फ हिंट दिया है, आप बताइएगा। इसके फलस्वरूप श्वेत रक्त कणिका WBC का निर्माण होता है। तो पीलिया में निर्माण होगा किसका? श्वेत रक्त कणिका का, और विनाश किसका होगा? RBC का। हो गया ना? तो RBC के लिए आत्महत्या की थैली हुआ ना। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है। इसका जीवन काल पूछे श्वेत रक्त का तो 1 से 4 दिन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आकार पूछे तो आकार, जैसे श्वेत रक्त कणिका का आकार, माप तथा केंद्र के अनुसार ये जो है अनेक प्रकार के होते हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिका। जैसे में वैसोफिल्स, ठीक है, वैसोफिल्स क्या है? श्वेत रक्त कणिका का आकार के रूप में, माप के रूप में, केंद्र के रूप में बताया गया है। तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो वैसोफिल्स जो कि श्वेत रक्त कणिका
से संबंधित है। और सवाल देखें तो न्यूट्रोफिल्स, ये भी हमारा श्वेत रक्त कणिका से संबंधित है। और बात करते हैं तो इसे लिम्फोसाइट बोलते हैं, आप जानबे करते हैं तो लिम्फोसाइट है आदि होते हैं। तो इसमें से कोई भी तीनों नाम देके आपको पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, आरबीसी से कि डब्ल्यूबीसी, तो आपको बताना डब्ल्यूबीसी से जुड़ा हुआ है नाम है। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या पूछे तो 6000 से 9000 प्रति घन मिमी तक रहता है। तो 6000 से 9000 रहता है, ये सही आंकड़ा है, 6 से 9। ठीक है, चलिए ये भी बात है। यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न क्या है कि एल आर्जिनिन है। तो एल आर्जिनिन क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, एमिनो एसिड बोलते हैं। तो एल आर्जिनिन एक क्या है? एमिनो एसिड है, जो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में सहायता करता है। अगर बात करें एल आर्जिनिन जो है, यह मांसपेशियों में कोशिकाओं को आराम करने पर जो रक्तचाप को कम करने में भी सहायक होता है, वही होता है एल आर्जिनिन होता है। समझ गए? अगर बात करें और तो यह जो है कई प्रकार के मेवे, क्या होते हैं? कई प्रकार के मेवे, हरी सब्जी और चिकन आदि में पाया जाता है। तो हरी सब्जी, चिकन आदि में जो है पाया जाएगा। 16वां प्रश्न है कि रक्त समूह एबी में उपस्थित प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी है, कौन सा है? तो हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, एंटीबॉडी में कोई नहीं होता है, एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी का उपाय होता। रक्त समूह होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। अब देखिए रक्त समूह AB मतलब ब्लड ग्रुप AB में कोई प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये ग्रहण करता है, सिर्फ ग्रही वाला व्यक्ति है। चलिए, तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, याद करना है। तो AB क्या है? सर्वग्राही है। जबकि A तथा B प्रतिजन है मतलब एंटीजन, एंटीजन है मतलब A तथा B में एंटीजन पाए जाएंगे, लेकिन AB में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे। एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन का काटता है, इसी का तो उपाय करता है, तो कैसे हो जाएगा, है ना? ये भी दिमाग रख सकते हैं। और चलिए, इसलिए रक्त समूह AB मतलब ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति सार्वभौमिक जो है प्राप्त करता होते हैं, सार्वभौमिक सर्वग्राही होते हैं। यही तो मैंने बोला, सिर्फ ग्रहण करने के कारण होते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है, सिर्फ एंटीजन होते हैं। तो A और B में क्या होते हैं? एंटीजन, तो AB में एंटीजन ही होगा। समझ गए होंगे, ऐसे याद रखिएगा। तो ये प्राप्त करता होते हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो रक्त समूह O की बात करते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप O की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको पता है क्या मिलेगा? ब्लड ग्रुप O पे तो ये बेचारा होता है, इसमें प्रतिजन जो है नहीं होगा। प्रतिजन मतलब एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी होगा, क्योंकि ये बेचारा वो जो है सर्वदाता है, बेचारा सबको देता है, तो एंटीबॉडी दे रहा है, सबका बचाव कर रहा है, तो एंटीबॉडी हो रहा है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये हो गया। परंतु A तथा B प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक दाता होते हैं, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि RH कारक का नाम संबंधित है। RH कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार के क्या हैं? तो बंदर से संबंधित हैं। एक प्रकार के क्या हैं? बंदर से संबंधित हैं। तो बंदर से संबंधित है RH बंदर से संबंधित है। RH कारक एक प्रोटीन है। RH कारक क्या है? एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं मतलब RBC की सतह पर चिपका रहता है। तो RBC के सतह पर क्या चिपका रहता है? RH चिपका रहता है, और ये क्या है? प्रोटीन है। जिस व्यक्ति के RBC पर यह प्रोटीन उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव अन्यथा RH नेगेटिव कहा जाता है। आदान प्रदान में RH कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे RH प्लस हो गए, RH माइनस हो गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। को रक्त नहीं प्रदान कर सकता है, मतलब RH पॉजिटिव RH माइनस को मतलब नेगेटिव को रक्त प्रदान करेगा। क्यों करेगा भाई? हम पॉजिटिव हम नेगेटिव के पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम भाग जाएंगे,
यही कहने का मतलब है, ठीक है। सर्वप्रथम आरएच कारक की खोज जो है कौन किए थे? नाम ही है इनका रिसेस बंदर, ठीक है, रिसेस बंदर जी हैं, तो इसलिए नाम इसका आरएच बंदर पड़ गया। लोग बंदर समझते होंगे जानवर का नाम है ना? नहीं, रिसेस बंदर वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे बन गया था बंदर, इसलिए इसे आरएच नाम दिया गया था। इसे आरएच नाम दिया गया था, बंदर के नाम पे नहीं। रिसेस बंदर थे इसलिए आरएच हो गए। 18वें प्रश्न की बात करें, बीटा जो है ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए रक्तचाप नियंत्रक हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्तचाप नियंत्रक हेतु किया जाता है बीटा का प्रयोग। बीटा ब्लॉकर बोलिए, ब्लॉकर है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होते हैं, हो गया ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में रक्तचाप नियंत्रण हेतु होते हैं, ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए किया जाता है बीटा ब्लॉकर का काम, क्योंकि दवाई के रूप में काम होता है। और उच्च रक्तचाप के द्वारा होने वाली हृदयघात जो हार्ट अटैक होता है उसे रोका जा सकता है, तो उसे हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। 19वां प्रश्न है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो वो है हमारा प्रजनन। क्या है? प्रजनन थ्रोम्बिन से संबंधित है। तो सुनिए, थ्रोम्बिन का संबंध जो है रक्त जमाव अथवा थक्का बनाने से है। तो जमाव और थक्का बनाने से क्या संबंधित है? ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन बोलते हैं। यह एक क्या है? जटिल रासायनिक क्रिया है। ये जटिल रासायनिक क्रिया के रूप में काम करता है, जो 3 चरणों में संपन्न होता है। थ्रोम्बिन जो है 3 चरणों में संपन्न होगा, और इस प्रक्रिया को स्पष्ट विवरण होबेले कौन दिए थे? यहाँ पे सुनिए, होबेल कौन है? होबेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो थ्रोम्बिन का संबंध जो है ये देने वाले कौन थे? तो होबेल जी दिए थे, बस इतना ही जान लीजिए, होबेल। चलिए, तो ये हो गए हमारे मानव जो है परिसंचरण तंत्र से, ब्लड से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक आएगा भी मानव से संबंधित, जो कि टॉपिक छोटे-छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।